हेलो। आज याद करेंगे अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र। जो पढ़ेंगे यह NCERT का PDF है जो 2021-22 का PDF है। यह डेट आप देख सकते हैं। ये 2021-22 का न्यू PDF है। आपको विश्वास न हो इसलिए। और अब स्टार्ट करते हैं अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले अपवाह शब्द मतलब इसका अर्थ क्या है? अपवाह यानी अपवाह अपनी भाषा में याद करें तो अपवाह उसे कहते हैं जो किसी एक नदी द्वारा सिंचित या प्रवाहित क्षेत्र को अपवाह कहते हैं। जैसे गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। अपवाह शब्द और इस PDF की भाषा देखें तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यह है इसमें यानी कि एक नदी का क्षेत्र, गंगा नदी का क्षेत्र। तो ये हो गया गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। आप जाएंगे कि दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर जैसे इसमें दिखाया गया है अपवाह क्षेत्र। ये अपवाह क्षेत्र जल विवाहक उसे कहते हैं। जैसे एक नदी इधर है, एक नदी इधर है और ये पहाड़ है। इस पहाड़ द्वारा विभाजित जल तंत्र को जल विभाजक कहते हैं। जैसे ये है। शुरू करते हैं आज का ये अपवाह तंत्र। तो अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। यानी कि अपवाह तंत्र का निकास झील से हो सकता है या समुद्र से हो सकता है या महासागर से हो सकता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे ये है गंगा नदी और गंगा नदी की सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे मैंने बना ली ये गंगा नदी और इसकी ये सहायक नदियां हैं। इन सभी सहायक नदियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे गंगा द्रोणी। अब स्टार्ट करते हैं भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारत नदियों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। यानी कि भारत की नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे हिमालय की नदियाँ नंबर 1, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो प्रायद्वीप से निकलती हैं, पठार वगैरह से।
उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब आते हैं मेन बिंदु पर। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालयन तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ में कुछ न कुछ अंतर है। जैसे हिमालय की नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं, 12मासी नदियाँ होती हैं जो वर्ष भर इनमें पानी बना रहता है। पानी बना रहने का कारण है वर्षा और पर्वतों से पिघलने वाली हिम या बर्फ। इन पिघली बर्फ से और वर्षा के जल से हिमालय की नदियाँ वर्ष भर भरी रहती हैं। अब आते हैं हिमालय की दो मुख्य नदियाँ। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तर भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गर्ज का निर्माण किया है, यानी कि ये गर्ज का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन पूछे गर्ज का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक तो सिंध और एक ब्रह्मपुत्र, दो नदियाँ गर्ज का निर्माण करती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। यानी कि ये हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरती हैं। ये अपने मार्ग के उत्तरी भागों में तीव्र अपरदन करती हैं, यानी कि ये उत्तर के भाग में तीव्र कटाव करती हैं। ये है गर्ज। गर्ज का चित्र है ये। गर्ज का मतलब किसी पर्वत पहाड़ को काटकर बीच से निकलने की क्रिया को गर्ज कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। यानी कि विश्व में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। भारत में ये है नदी का स्रोत है। ये नदी का ऊपरी भाग, नदी का मध्य भाग, नदी ये है विसर्प। जो सर्प जैसी आकृति होती है उसे कहते हैं विसर्प। गोखुर झील गाय के खुर के समान होती है, उसे कहते हैं गोखुर झील। जैसे जम्मू कश्मीर की बुलर झील गोखुर झील है। और डेल्टा ये है डेल्टा। अब स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। यानी कि सिंधु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील यह पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख राज्य से भारत में प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर गर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं।
जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजे इस नदी में मिलती हैं। ये सभी सिंध की सहायक नदियां हैं। सिंध नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज सिंध की अन्य सहायक नदियां। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में पठानकोट के पास सिंध नदी में मिल जाती हैं। यानी कि ये पाकिस्तान में पठानकोट के पास मिलती हैं सिंध नदी में। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। कराची में अरब सागर में मिलती है। सिंध नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंध द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में बहती है और उसके बाद शेष पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान में बहती है। 2900 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है। लंबाई 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। सिंध नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के मध्य सिंध जल समझौता 1960 में हुआ था, जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था। इसमें इस समझौते के तहत भारत सिंधु नदी का 20% जल यूज कर सकता है। ये थी सिंध नदी तंत्र। ये था सिंध नदी तंत्र। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में निकलती है। लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। अब गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यानी कि गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमानी से है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। अलकनंदा देवप्रयाग जगह पर गंगा नदी में मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी का उद्गम। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यानी कि यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है। यह इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय के यह है भारत की नदियाँ और झीलें। सिंध नदी का उद्गम ये है यहाँ से,
झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। सतलुज ये निकली है यहाँ से, सतलुज। तिब्बत से निकलने वाली नदियाँ गंडक, घाघरा, शारदा हैं। अब आते हैं आगे। यह दक्षिण की ओर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से सबसे पहले मेघना में मिल जाती हैं। मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदर पादपों से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा नदी अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला नगर। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। अब आते ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील से है। सतलुज के स्रोत के काफी यह भी सिंधु और सतलुज नदी के पास से ही निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से अधिक है, परंतु इसका अधिकतम मार्ग भारत से बाहर है। यह भारत के बाहर से ही गुजरती है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यूटर्न जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यानी कि यह गार्ज बनाती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य से। इसे दिहांग अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग लोहित दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसमें दिबांग, लोहित और कैनोला जो नदियाँ इसमें मिलती हैं, मिलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है। दिबांग, लोहित, कैनोला के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती नदी भारत में जल सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदियाँ नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। यहाँ करती हैं क्या आपको ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत में
अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत में मुख्य जल विभाजक करने वाला। प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बहती हैं। मुख्य नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक दो छोटी धाराएं नर्मदा, ताप्ती दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। अब आते नर्मदा नदी। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम एमपी के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, यानी कि नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, एमपी मध्य प्रदेश से। यह पश्चिम की ओर एक विध्वंस घाटी में बहती है। यह विध्वंस घाटी से बहती है तथा समुद्र में पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे खाई से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, यानी कि धुआंधार प्रपात का निर्माण नर्मदा नदी से होता है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी, इनमें से अधिक समकोण पर धाराओं से मिलती। नर्मदा द्रोणी एमपी तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा के लिए एमपी सरकार द्वारा नमामि देव नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। नमामि देव नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। अब आते हैं तापी नदी तंत्र। तापी का उद्गम एमपी के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक विध्वंस घाटी में बहती है, यानी कि ऐसे जाती है ऊपर नर्मदा, नीचे तापी। ये तापी है और नीचे सतपुड़ा पहाड़ी है, ऊपर विंध्याचल की पहाड़ी है। ये है विध्वंस घाटी यहाँ पर। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य राज्यों के नाम गोदावरी, द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50%, यानी कि महाराष्ट्र के जल में 50% गोदावरी नदी का जल है महाराष्ट्र में। यह एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में स्थित गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ हैं, यानी गोदावरी की सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं, यानी कि वैनगंगा, पैनगंगा, मंजरा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अब आते महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम
छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 8 से 60 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। यानी कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में बहती है। कृष्णा द्रोणी, कृष्णा नदी, कृष्णा पश्चिम घाट कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा निकलती है। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुंशी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुंशी, भीमा हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है। यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। और कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी जल विवाद भी है। इस पर कावेरी नदी पर जल विवाद है। कावेरी जल विवाद। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। इन्हीं तीनों राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। पूछता है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। और अब आते हैं भारत में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इन नदियों के अतिरिक्त छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण नदियां के उदाहरण हैं। झीलें, ये भारत पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है और 21% धरातल से। इसमें 97% जल समुद्री है जो लवड़ी है, पीने लायक नहीं, और 3% जल मीठा जल है जो पीने के लिए है। ये थी जल विभाजन। अब आते हैं झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो अपरिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे जब वहाँ नौकायन, तैराकी। छोड़ो, आगे चलते हैं। आते हैं झीलों पर। क्वेश्चन, बुलर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है। निम्न में कौन सी लवड़ी झील है? सांबर झील लवड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है?